हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। जैसा कि उत्कर्ष सर ने कहा था कि कोई ना कोई वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट होगा आज इस चैनल पे, तो मैं एक ऐसे चैप्टर के साथ आया हूँ इंडियन पॉलिटी के, जिसका नाम है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मोस्ट प्रोबेबली कल आफ्टरनून तक या मॉर्निंग में तुमको इन्वायरमेंट का एक वीडियो और मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्रम चलता चला जाएगा और वीडियो आने बढ़ते चले जाएंगे धीमे धीमे। तो ये इंडियन पॉलिटी का मैंने चैप्टर उठाया, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट चैप्टर को क्यों उठाया? तो भाई जो पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, जो प्रेजुडिस हैं कि अरे भैया ये तो सीधा चौथा चैप्टर से शुरुआत कर दी है, बेसिक तो हमको बता ही नहीं। तो भाई हम बेसिक बताएंगे तुमको, ऐसा नहीं कि हम बेसिक नहीं बताएंगे तुम्हें, क्योंकि ये समझ लो कि तुम्हारे लिए एक सरप्लस वीडियो है ये। आराम से देखो, लाइट मोड में बैठो, एंजॉय करो वीडियो को देखते हुए। देखो कि हाँ ये अच्छा मैंने ये इस तरीके से नहीं पढ़ा, या अच्छा मैंने ये इस तरीके से पढ़ा, अरे मुझे तो ये रिवीजन करना, ये तो मुझे आता है। तो मुश्किल से 15-20-25 मिनट की स्लाइड है, ख़त्म हो जाएगी। और थॉरली हम एक चैप्टर को इस तरीके से फिनिश करने वाले हैं जो जीवन भर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और तुम कभी भूलोगे नहीं कि प्रेसिडेंट की ओथ कौन सी है और प्रेसिडेंट का ओथ दिलाता कौन है, प्रेसिडेंट के ऑफिस में जब वैकेंसी क्रिएट होती है, वैकेंट खाली होता है तो क्या क्या होता है, सब कुछ एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे हम लोग, परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो इंडियन पॉलिटी में ये चैप्टर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बेसिक बिल्कुल पढ़ाऊँगा, ये बस सरप्लस वीडियो है जो तुमको दिया जा रहा है एंजॉय करने के लिए, पढ़ो समझो। बाकी हम शुरुआत तो वहीं से करेंगे, 16 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टार्टिंग करेंगे और वहाँ से धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। औरंगज़ेब को मार देंगे, औरंगज़ेब के मरने के बाद अवध, हैदराबाद और बंगाल के बारे में बातें करेंगे, वहाँ से फ़र्रुखशियर की बातें भी करेंगे, वहाँ से चलते चलाते आएंगे और फिर हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1774, पिट्स इंडिया एक्ट, काउंसिल ऑफ एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सब की बातें करते हुए पॉलिटी पे कूदेंगे आके सही से। लेकिन अभी एक चैप्टर जानबूझ के हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में भी जानेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे इसको भी याद करेंगे, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाएंगे, समझेंगे। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे समझेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी सबको अगर नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए कि 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की गई। ठीक है, प्रारूप समिति का जो प्रारूप समिति की शुरुआत जो बनाई गई प्रारूप समिति, वो डेट थी 29 अगस्त 1947। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो चेयरमैन बनाए गए उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बच्चे बच्चे को यह नाम आज की डेट में याद है। ठीक है, मनु कहते हैं, मॉडर्न मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। क्यों कहते हैं बात करेंगे आगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा जो 6 लोग थे उसमें तुम्हें 6 के 6 लोगों का नाम याद नहीं, रट्टा नहीं लगाना है, तुमको बस एक नाम याद रखना है, उसका नाम है मोहम्मद सदुल्ला। बस ये नाम याद रखो बस। बाकी जो नाम 5 बचे हैं वो सारे के सारे कृष्ण के पर्यायवाची हैं। फॉर एग्जाम्पल तीसरा नाम है गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये गोपाल स्वामी, गोपाल किसका पर्यायवाची है भाई? कृष्ण का। चौथा नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी। तो कृष्ण किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का। कृष्ण तो खुद ही पर्यायवाची, कृष्ण तो हैं कृष्ण, कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवा नाम है माधव राव। माधव किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का। छठा नाम है कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी फिर कृष्ण आ गए। और सातवां नाम है, कृष्ण बजाते हैं बंशी, तो सातवां नाम है KM मुंशी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 नाम तुमको याद नहीं करने, बस एक नाम याद रखना है, मोहम्मद सदुल्ला। ठीक, तो इस प्रकार से हम पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं, समझते समझाते बिना रटे हुए। एक थ्योरी जनरेट करेंगे, एक कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे और इस तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। तो आज मेरे चैप्टर का नाम है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में तुम जानते होगे कि भाई अगर राज्य व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था को करने के लिए कौन कौन से अंग हैं राज्य व्यवस्था के, तो वो अंग कौन कौन से हैं? सरकार के अंग हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? विधायिका। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका और जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। विधायिका मतलब विधि, विधि मतलब कानून, कानून मतलब लॉ। लेजिस्लेचर का मतलब टू लेजिस्लेट। लेजिस्लेचर, विधायिका वह संस्था है जो कानून बनाती है। ठीक है ना, विधायिका वह संस्था है जो कानून बनाती है, उसे कहते हैं लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव वह संस्था है जो उस बने हुए कानून को लागू करवाती, टू एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? टू एग्जीक्यूट द लॉ। उस लॉ को लागू कराने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का है। और जुडिशरी वह संस्था है कि मान लेते हुए कानून जो बनाया गया और जिसे लागू करा जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, अगर उसमें कुछ लूप होल है, कुछ दिक्कत है, तो विचार करने वाली संस्था का नाम है जुडिशरी, जो उस कानून पर विचार करने का अधिकार रखती है। फॉर एग्जाम्पल
आधार कार्ड को लेकर बहुत बवाल हुआ कि राइट टू प्राइवेसी का हनन हो गया, ये सब आर्टिकल 21 का हनन हो चुका है, ये सब बातें हुई। तो जुडिशरी आई बीच में, उसने आधार कार्ड को लेकर अपना एक वर्डिक्ट दिया, एक जजमेंट सुनाया, ठीक है। लेजिस्लेचर के अंतर्गत मैंने तुम्हें बोला, लेजिस्लेचर का विधायिका मतलब कानून बनने वाली संस्था। लेजिस्लेचर दो भागों में तोड़ेंगे जनरली हम लोग, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेचर, एक स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में कौन आता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन आता है? तो जनरली कहा जाता है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। एक्सक्यूज मी, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कोई भी बिल, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता, फिर से सुनना सही से, कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता। मैंने बोला लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, तो कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक कि वह लोकसभा, राज्यसभा से पास होता हुआ राष्ट्रपति के पास ना पहुंच जाए और प्रेसिडेंट उस पर अपने हस्ताक्षर, एसेंट, साइन ना कर दें, तब तक वह बिल एक्ट नहीं बनेगा। इसलिए बोला गया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि सर मैंने तो टीवी में लोकसभा चैनल देखा है, राज्यसभा चैनल देखा है, लेकिन मैंने वहाँ पर राष्ट्रपति को बैठे हुए कभी नहीं देखा, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट? ये समझ में आ रहा होगा ना। देखो मैंने बोला कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपना एसेंट, साइन, हस्ताक्षर ना दे दें, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आ रहा ना ये चीज़। क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2015 प्री में पूछा गया, यूपीपीसीएस 2016 के मेंस में पूछा गया। क्वेश्चन लिखा हुआ था पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ए ऑप्शन लिखा था प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन लोकसभा, सी ऑप्शन राज्यसभा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन पूछा हुआ था संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो राष्ट्रपति भी आता है, राज्यसभा भी आती है और लोकसभा भी आती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो राज्य की विधायिका की बात करेंगे, तो राज्य की विधायिका में कौन कौन आएंगे? राज्यपाल, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य की विधान परिषद, ठीक है। बहुत ही प्यार से ये भी हम कवर करेंगे जब हम पार्लियामेंट को पूरा खोल रहे होंगे, उसके बाद हम स्टेट लेजिस्लेचर को पूरा खोलेंगे प्यार से, धीमे धीमे एकदम। तो ये लेजिस्लेचर का ब्रीफ हो गया। लेजिस्लेचर के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है? तो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका भी दो तरह की होती है, एक होती है केंद्र की कार्यपालिका और एक होती है राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका का मतलब क्या है? केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? केंद्रीय कार्यपालिका में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? केंद्र की कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल, जिसे हम लोग कहते हैं भारत का महान्यायवादी। इसके बारे में पढ़ेंगे अलग से, इस चीज़ को डील करना है कि भारत का महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, रिमूवल कौन करता है, सैलरी कौन डिसाइड करता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्या क्या प्रिविलेजेस मिली हैं इसको आर्टिकल 105 के अंदर, सब कुछ पढ़ेंगे पूरा ढंग से देखेंगे एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव में आता है गवर्नर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर और उसकी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके साथ आता है एडवोकेट जनरल। मैं हिंदी में बता देता हूँ कौन कौन आता है राज्य की कार्यपालिका में। राज्य की कार्यपालिका में आता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब राज्य की मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। इनमें से कौन केंद्र की कार्यपालिका का अंग नहीं है? फिर से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ए ऑप्शन लिखा हुआ था प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन अटॉर्नी जनरल, सी ऑप्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डी ऑप्शन गवर्नर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी ऑप्शन गवर्नर। राज्यपाल केंद्र की कार्यपालिका का अंग नहीं है। राज्यपाल कहाँ की कार्यपालिका का अंग है? स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, गवर्नर, ठीक है। इसी प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं घुमा घुमा के। तो अभी हम एकदम ब्रीफ में बोल रहा हूँ, तो मैं बस चैप्टर का एक मज़ा दे रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी अभी परेशानी नहीं होना रही, इतना कम की बता रहे हैं, पूरा बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, बस आगे चलते जाएंगे।
फिर आते जुडिशरी। जुडिशरी में क्या क्या है, जुडिशरी में हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, ठीक है, लोक अदालत, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग पहले हम लोग लेजिस्लेचर को कंप्लीट करेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग जुडिशरी को पढ़ेंगे, तो हम लोग ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। मैंने तुमको बताया लेजिस्लेचर में आती है पहले पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा, ठीक है। इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं, मतलब मैंने जो तुमको डायग्राम में दिखाया है उस हिसाब से। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में, ठीक। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने के से पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान के अंदर कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। देखो, मैं तुम्हें कुछ आर्टिकल आज बता रहा हूँ। जब मैं प्रेसिडेंट की तुम्हें पावर पढ़ाऊँगा, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो मैं तुम्हें आई लव यू आर्टिकल भी बताऊँगा, मैं तुम्हें आर्टिकल 1, 2, 3 डिंग डोंग डिंग भी बताऊँगा। मैं तुम्हें कुछ आर्टिकल बताऊँगा जो बहुत प्यारे हैं और जल्दी याद भी होंगे। डिंग डोंग डिंग आर्टिकल गाना सुना है ना तुमने, डिंग डोंग डिंग, तो इस गाने के थ्रू मैं तुम्हें एक आर्टिकल ही बताने वाला हूँ। 1, 2, 3 आर्टिकल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वाला गाना है। तो अभी हम बेसिक एकदम देख रहे हैं। तो बेसिक में देखो, प्रेसिडेंट के जो बेसिक आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 58 और 59 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मायने नहीं रखता, ठीक है, इसलिए मैंने इसको जोड़ा भी नहीं यहाँ पर। अच्छा, इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बना दी फैक्चुअल चीज़ों को याद करने के लिए, जो तुम्हें जनरली कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराती हैं। देखो, यूपीएससी के पर्पज़ से अगर मैं बात करूं तो ये शॉर्ट ट्रिक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को याद करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आर्टिकल्स बहुत रेयर पूछता ही नहीं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में पूछेगा। लेकिन हाँ, यूपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आर्टिकल्स याद हो। यूपीएससी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स याद हो, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट, एक मतलब एक अंदर से अच्छी खुशी मिलती है कि हाँ यार, मुझको तो ये चैप्टर का सब कुछ आता है, ठीक है ना। तो एक शॉर्ट ट्रिक छोटी सी ले लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक कौन सी है, तुम्हें इंग्लिश आती होगी। इंग्लिश में एक टर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं PE। इस पी का हिंदी मीनिंग होता है मटर। इंग्लिश में पी को कहते हैं, मतलब इंग्लिश में PE को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मटर। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई, मैंने कहा मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो मैं पी मटर को PE नहीं करूँगा, मैं पी मटर कैसे लिखूँगा, PEE, और पी का मीनिंग क्या होता है, मटर, MTR। तो ये तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक है, पी मटर। पी मटर का मतलब पी है आर्टिकल 52, पी है आर्टिकल 52, ई है आर्टिकल 53, अगला ही है आर्टिकल 54, अगला एम है आर्टिकल 55, अगला टी है आर्टिकल 56 और आर है आर्टिकल 57। पी मटर 60, 61, ठीक है। इन आर्टिकल्स में हम फोकस कर रहे हैं। आर्टिकल 52 में पी का मीनिंग क्या है, पी का मीनिंग है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में ई का मीनिंग है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। अगले ई आर्टिकल 54 का मीनिंग है ई से इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव। एम का मतलब है आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में लगभग 7 या 9 महीने पहले किसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया, आर्टिकल 55 के लिए, शायद बिहार PSC में पूछा गया, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन अराइज किए गए। मैं बताऊंगा क्या है मैनर ऑफ इलेक्शन में। आर्टिकल 56 है टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, टी मतलब टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर का मतलब री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, री इलेक्शन का मतलब होता है कि भारत का राष्ट्रपति का कितनी बार री इलेक्शन हो सकता है। बिहार PSC 2017 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ था कि द इंडियन प्रेसिडेंट कैन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 टाइम्स ओनली। भारत का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति पद हेतु सिर्फ 2 बार चुना जा सकता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है, गलत है? तो मैं तुमको बता दूं, आर्टिकल 57 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार भी राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है। जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति एक बार बना है, वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, ठीक है, उसकी में पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद हेतु सिर्फ 2 टेन्योर ही कंप्लीट कर सकता है, 4-4 साल के 2 कार्यकाल ही पूर्ण कर सकता है, ठीक है। इसलिए बिहार PSC ने क्वेश्चन पूछा था 2017 में। आर्टिकल 60 कहता है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ। और आर्टिकल 61 कहता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? धीमे से जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हल्के से हर आर्टिकल को धीमे धीमे खोलेंगे, जहां मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें समझाता चला जाऊंगा,
ठीक है, समझ में आ गया ना। पी मटर, PEEMTR, P 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61। ठीक है, चलें आगे, आगे चलते हैं। अब मैं आया तुम्हारे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, प्रेसिडेंट आखिर चुना कैसे। पहले तो एक पॉइंट तुम्हें याद कर लिया तुमने, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब एक पॉइंट तुमने याद कर लिया कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है, सेंट्रल का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होता है उसका मेंबर होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है, अटॉर्नी जनरल भी होता है। तो हम लोग प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट आखिर चुने कैसे जाते हैं, प्रेसिडेंट को चुनने का तरीका क्या है। ठीक है, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हम देखते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में देखें तो देखो, जब राष्ट्रपति चुना जाता है, अभी हम उसकी क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन भी देखेंगे, आखिर क्या क्या उसकी योग्यताएं हैं, कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, ये अभी धीमे से देखेंगे, आगे लिखा हुआ है। ठीक है, वह राष्ट्रपति, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अच्छा, पहली क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 बात करता है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 58 कहता है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, ही शुड बी क्वालिफाइड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान देना, वह लोकसभा का मेंबर ना हो, बल्कि मैंने बोला ही शुड बी क्वालिफाइड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, वह लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। नंबर 3, ही शुड अटेन द एज ऑफ मिनिमम 35 ईयर, वह 35 साल की उम्र पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, अगर 34 साल 11 महीने और 29 या 28 दिन का भी होगा तो वह राष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं रखता, कम से कम 35 साल की उम्र उसकी होनी चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखना इस चीज़ को, नहीं भूल जाओ, तुम्हें याद ही नहीं आ रहा कुछ भी, तुम्हें दिमाग में आ ही नहीं रहा कुछ भी। तो ये उसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, क्या बताया मैंने, पहला बताया मैंने सिटीज़न ऑफ इंडिया, दूसरा बताया 35 ईयर एज, तीसरा बताया क्या बोलते हैं, ही शुड बी क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ लोकसभा, और फोर्थ है कि वह किसी भी लाभ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लाभ का पद क्या होता है, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तुमसे बोलूँगा कि लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इज़ नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लाभ के पद को संविधान में किसी भी जगह वर्णित नहीं किया गया। वर्णित नहीं किया गया, क्या मतलब क्या है कि संविधान का कोई भी आर्टिकल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं करता। यूपीएससी ने 2017 या 18 में यह क्वेश्चन पूछ लिया, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ था, आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैंने तुमको क्या बोला थोड़ी देर पहले, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कहीं पर भी लाभ के पद का वर्णन ही नहीं मिलता। ठीक, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी हुई है कि लाभ का पद क्या क्या है, इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे, आगे चलेंगे डिटेल में बातें की जाएंगी। ठीक है, लाभ का पद क्या है, लाभ के पद में कौन कौन आता है, क्या गवर्नर लाभ के पद में आता है, और कौन कौन आता है, इसके बारे में बातें की जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को हम देखते हैं। मैंने तुम्हें योग्यताएं बता दी कि उस व्यक्ति में क्या क्या योग्यता होगी कि वो प्रेसिडेंट बन सकता है। अब मैं देखता हूँ कि राष्ट्रपति कौन, उसका इलेक्शन किस तरीके से होता है, इलेक्शन किस तरीके से होता है। तो देखो, राष्ट्रपति के इलेक्शन होने के लिए तीन चीज़ें पे तुम्हें ध्यान देना है। पहला, राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नंबर 1 है, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जिन्होंने पॉलिटी को कई बार पढ़ रखा होगा, उनके दिमाग में एक डमरू बजा होगा खतरनाक तरीके से कि सर जी ने तो गलत पढ़ा दिया, हम तो वीडियो बंद करेंगे, है ना। सर जी ने गलत नहीं पढ़ाया है, मैंने जानबूझकर यहाँ पर ये शब्द लिख दिया है, ऑल दी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ध्यान देना इस चीज़ को, ऑल दी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है, ऑल दी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। संसद के सभी निर्वाचित लोग, इलेक्टेड का मतलब जो चुने गए हैं जनता के द्वारा, वह लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मास्टर साहब की बात ध्यान से सुनना। अच्छा, तो तुम कहोगे निर्वाचित का मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब अगर यहाँ पर तुमसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या संसद के सभी लोग भाग लेते हैं,
तो तुम कहोगे नहीं नहीं मास्टर साहब ने बताया ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। आखिर अंतर क्या है? देखो, लोकसभा में जो लोग चुनकर जाते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड और एक होते हैं जो कि इलेक्टेड नहीं है, नॉन इलेक्टेड, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के अंदर जितने मेंबर हैं उसमें 550, मैं तो बता देता हूँ, अधिकतम संख्या लोकसभा के मेंबर्स की है 552, जिसमें 550 लोग इलेक्टेड होते हैं और 2 लोग नॉमिनेटेड होते हैं। और ये नॉमिनेशन करता कौन है? तो हम जब पढ़ेंगे पार्लियामेंट को तब मैं तुम्हें नॉमिनेशन की प्रक्रिया को बहुत प्यार से समझाऊंगा, आर्टिकल के थ्रू बताऊंगा। तो आर्टिकल 331, 333 सब कुछ एकदम धुआं करते हुए चलेंगे हम लोग। तो ये आर्टिकल मैं तुमको बताऊंगा। अभी के लिए तुम्हारे लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वहाँ पर इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड लोग मतलब नॉमिनेटेड लोग वहाँ पर मनोनीत भी लोग होते हैं और वहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भी लोग जाते हैं। अब प्रत्यक्ष चुनाव से भी जाते हैं और प्रत्यक्ष चुनाव से भी जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। तो मैंने बोला ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट में कौन कौन है मैं तुम्हें पहली डायग्राम में बता चुका हूँ। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो भैया राष्ट्रपति का चुनाव है तो राष्ट्रपति अपने चुनाव में खुद को वो तो वोट देगा नहीं। तो पार्लियामेंट में कौन बचा? लोकसभा और राज्यसभा। इसका मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। पहला पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का नंबर 2 पढ़ते हैं। और कौन लोग भाग लेते हैं? नंबर 2, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एल कौन है? लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब विधानसभा। ठीक है, मैंने तो बोला ना राज्य की विधायिका में कौन कौन आता है? राज्य की विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। तो राज्य की विधायिका स्टेट की लेजिस्लेचर में कौन है? विधानसभा ही लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे कि योगी आदित्यनाथ कहाँ हैं? विधानसभा में। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि भारत में कितने राज्यों के पास विधानसभा और विधान परिषद है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर कितनों के पास है, मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत प्यारी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल याद करने की धुआंधार शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो मैंने तुम्हें नंबर 2 बताया कौन लोग होते हैं? ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तुम कहोगे सर जी लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड ही तो होते हैं, कहाँ से नॉमिनेटेड कहाँ से आ गए? यहाँ पर आपने क्यों लिखा ऑल द इलेक्टेड? आपको यहाँ लिखना चाहिए था ऑल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भाई मेरे समझो, जिस प्रकार लोकसभा में राष्ट्रपति 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, उसी प्रकार राज्यपाल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक व्यक्ति को नॉमिनेट करता है जो कि एंग्लो इंडियन सोसाइटी से होगा, बिलोंग करता होगा। हम पढ़ेंगे, मैं तो सिर्फ बार बार बोल रहा हूँ, आर्टिकल 331, आर्टिकल 333 हम पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना बस। तो एकदम बेसिक देखते हैं। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सभी निर्वाचित लोग। ठीक, और नंबर 3 लिखा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरीज लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है ना, इसका मतलब दिल्ली और पौंडीचेरीज की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। जम्मू कश्मीर के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हम अभी कुछ बात कर नहीं रहे हैं। जब पता होगा तब हम तुमसे बातें करेंगे। ठीक है ना, क्या बनाते हैं जम्मू कश्मीर को, क्या स्टेटस दिया जाता है, किस तरीके से, क्या वहाँ के विधानसभा वहाँ पर होगी, ऐसा बोला गया है, बिल्कुल होगी, पहले भी थी अब भी होगी। वहाँ के मेंबर्स को पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने दिया जाता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अभी करंट में कुछ स्टेटस का पता नहीं है तो बता नहीं सकते। ठीक है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरीज लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली और पौंडीचेरीज की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तुम बोलोगे सर दिल्ली पौंडीचेरी को क्यों ही बोला, दमनदीप है, दादर नगर हवेली हैं, दुनिया भर की नौटंकी, दुनिया भर के केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनको क्यों नहीं पार्टिसिपेट करा रहे हो? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि भारत में सभी यूनियन टेरिटरीज़ के पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ नहीं हैं, कुछ के पास हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी के पास हैं, इसलिए दिल्ली और पौंडीचेरी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो प्रोविज़न है दिल्ली और पौंडीचेरी के लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये प्रोविज़न बाद में ऐड किया गया है किसके द्वारा? 70वें संविधान संशोधन के द्वारा, बाई 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा ये अमेंडमेंट हुआ और तब बोला गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाएं पार्टिसिपेट करेंगी। अब क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इनमें से कौन सा कथन राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सही नहीं है। स्टेटमेंट ए लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ए ध्यान सुनना, इनमें से कौन सा कथन राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सही नहीं है। स्टेटमेंट ए लिखा है ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल पार्टिसिपेट, विधानसभा के सभी निर्वाचित लोग भाग लेंगे, सही या गलत? एकदम सही। नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल पार्टिसिपेट, संसद के सभी निर्वाचित लोग भाग लेंगे, सही या गलत? एकदम सही। पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरीज लेजिस्लेटिव असेंबली विल पार्टिसिपेट, हाँ एकदम सही है भाई, दिल्ली और पौंडीचेरीज के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 4 है ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विल पार्टिसिपेट, विधान परिषद के सभी निर्वाचित लोग भाग लेंगे। अगर मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ तो तुम बताओ क्या ये सही है? क्या मैंने कहीं पर भी इस डायग्राम में लेजिस्लेटिव काउंसिल नामक किसी शब्द का प्रयोग किया है भाई? देखो भाई तुम समझो, क्या मैंने कहीं पर भी विधान परिषद लिखा है इस डायग्राम में? कहीं पर भी लिखा है? यहाँ लिखा है विधान परिषद? नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया? ऑप्शन नंबर 4 गलत है। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। कुछ लोग जग गए होंगे, अबे हमने तो पढ़ा है विधान परिषद भाग लेती, गलत बता रहा हूँ। ध्यान रखो, भारत देश में जितने भी राज्य हैं उनके पास, उन सभी राज्यों के पास विधानसभा तो है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य के पास नहीं है। अब क्योंकि विधान परिषद हर राज्य के पास नहीं है, 5 या 6 राज्यों के पास ही लेजिस्लेटिव काउंसिल अवेलेबल है। जब तक जम्मू कश्मीर था तब तक 7 राज्य थे, जम्मू कश्मीर हट गया तो 6 ही बचे। उड़ीसा में भी करंट में शायद विधान परिषद को बनने की बात चल रही है। तो इसका मतलब सारे राज्यों के पास विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो जब सारे राज्यों के पास अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, तो तुम खुद बताओ ये इनइक्वालिटी नहीं हो, असमानता नहीं हो जाएगी? मतलब जिन राज्यों के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनसे हम कहें आओ भैया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लो, तो जो बचे हुए राज्य हैं वो कहेंगे यार ये तो इनइक्वालिटी, असमानता है। संविधान में लिखा है समानता होनी चाहिए, आपने जिनके पास है उनको तो पार्टिसिपेट करा दिया राष्ट्रपति के इलेक्शन में और हमको कराया नहीं, हम तो चिल्लाएंगे, है ना? हर किसी चीज़ पर चिल्लाने की आदत वैसे भी हम लोगों की है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल याद रखो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि सभी राज्यों के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद है ही नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पूरा खत्म हो चुका है। या आगे चलते हैं। देखो इसमें नोट लिखा है मैंने, नोट में देखो मैंने क्या लिखा हुआ, मैंने नोट में लिखा है बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये लिखा है एक नोट है 1, और दूसरा नोट है दिल्ली एंड पौंडीचेरी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा नोट लिखा है। अच्छा ओके, एक और चीज़ समझ लो, मानते हैं एक क्वेश्चन सोच के चलते हैं कि मान लो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उसी टाइम पर उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली भंग हो गई, मतलब डिसॉल्व कर दी गई, तो तुम कहोगे कि चुनाव होगा राष्ट्रपति का कि नहीं होगा? चुनाव बिल्कुल होगा। किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के भंग होने पर राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। चलें आगे, जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एकदम यूपीएससी के धुआंधार क्वेश्चन उठाने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि यूपीएससी भी उसी पैटर्न पे धीमे धीमे कूदने लगा है, तब हम तुमको इन क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछेंगे और तुम आंसर देना। ठीक है, चलें आगे। देखो लिखा हुआ है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड इश्यूज़। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, क्या तरीका होना चाहिए, और अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद पैदा हो जाता है, उस परिस्थिति में क्या होगा। ठीक है ना? तो देखो मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है? मैनर भाई किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है सीक्रेट बैलेट के थ्रू। सीक्रेट बैलेट का मतलब एक ऐसा बैलेट, एक ऐसा तुमको तख्ती पतली सी पन्नी, मतलब एक पन्ना टाइप का दिया जाएगा जो कि सीक्रेट, जिसमें सीक्रेटली तुम लिख सकते हो कि भैया तुमने किसको नंबर 1 दिया है, किसको नंबर 2 दिया है, किसको नंबर 3 दिया है। ठीक है, और नंबर 2 ये जो तरीका है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। है दैया कितना बड़ा सेंटेंस है, सांसें फूल गई। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक समझ में आए तब इतनी बड़ी लाइन को समझें। देखो ये क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको इतने बड़े तरीके से लिखा हुआ है। कभी मौका मिलेगा तो हम तुमको
मतलब वीडियो लेक्चर में वाइट बोर्ड पर आएंगे, प्रकट होंगे और तुमको ये पूरा प्रोसेस झन्नाटेदार तरीके से समझाएंगे कि आखिर ये क्या तरीका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरल वोट, ये होता है बैलेट। और इस तरीके से मान लेते हैं कि 3 कैंडिडेट खड़े हुए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ये हैं ए, ये हैं बी और ये हैं सी, और लोगों को ये बैलेट दिया जाएगा। यहाँ पर लिखी रहेगी प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, और सभी लोग जो भी सांसद होंगे, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो अपनी प्रेफरेंस लिखेंगे। हाँ भैया हम बी को पहला नंबर देते हैं, सी को तीसरा नंबर देते हैं। ये सब मैं तुमको बहुत प्यार से वाइट बोर्ड पर प्रकट होकर समझाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं लेने का, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक। और किसके थ्रू होता है? थ्रू सीक्रेट वॉलेट। नंबर 3 पॉइंट लिखा हुआ है, एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट as well as the election of vice president is taken up by Supreme Court of India and in this case Supreme Court's decision is final, ठीक है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होगा तो उस विवाद का निर्णय कौन करेंगे? तो इस विवाद का निर्णय करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का उच्चतम न्यायालय। तुम्हारा होमवर्क है ये, तुम्हारा होमवर्क है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि मैंने राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल तुमको नहीं बताए हैं। तुम्हारा होमवर्क है, तुम ये ढूंढो, किताब उठाओ, चाहे नेट का यूज़ करो, गूगल का प्रयोग करो, जो तुम यूज़ कर पाओ यूज़ करो, और मुझको बताओ कि आखिर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान डिस्प्यूट की बात करती है। डिस्प्यूट अगर राइज होगा तो ये जो लिखा हुआ ना, एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट इज टेकन अप बाय सुप्रीम कोर्ट एंड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? मैं तुमको ऑप्शन देता हूँ। ए ऑप्शन 57, बी ऑप्शन 59, सी ऑप्शन 70, डी ऑप्शन 71, ठीक है। फिर से घूम फिर के आएंगे, इस बारे में फिर से कभी बात करेंगे कौन सा आर्टिकल है, तब तक तुम ढूंढो, खोजो इसको बैठ के, ठीक है। 4th पॉइंट लिखा हुआ है, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड, द एक्ट्स डन बाय प्रेसिडेंट इन हिज ऑफिस रिमेन वैलिड इवन आफ्टर हिज रिमूवल। भैया पता लगा सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचे रोते हुए कुछ लोग कि ये जो इलेक्शन है राष्ट्रपति का, ये तो फर्जी इलेक्शन है, डिस्प्यूट हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई ये जो इलेक्शन हुआ है वो नल एंड वाइड है। मतलब नल एंड वाइड का मतलब फर्जी इलेक्शन, खराब, हटाओ, राष्ट्रपति के पद से इनको हटाया जाए। तो जो राष्ट्रपति बनने तक उस व्यक्ति ने जो निर्णय ले लिए हैं, उन निर्णयों को एज सच माना जाएगा, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। यही लिखा है इस पॉइंट में, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ये हम देख के चलेंगे हमेशा। चलें आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन एंड ओथ। क्वालिफिकेशन मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। क्या क्वालिफिकेशन बताया मैंने तुम्हें? कि वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक हो, 35 साल की कम से कम एज पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो कि मैं तुम्हें बता चुका, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। रट्टा नहीं लगाना है, समझते जाओ बस। अब चलते हैं आगे। अच्छा, एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ये 30 साल, 25 साल, 35 साल बड़ा भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता 35 है, 30 है। जो पहली साल के जो एकदम फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पहली बार में लगेगा कि सर फालतू बातें कर रहे हैं, 35 साल तो बचपन से याद है। तो मेरी गारंटी है एग्जाम में जब आएगा, एक बार पढ़ के जाओगे, रिवीजन 5 बार नहीं करोगे, 30, 35 और 25 कब घूमेगा पता नहीं लगता है। तो इस एज को भी मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू बताऊँगा, सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है ओथ। तो देखो भाई, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ओथ शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय CJI एंड और इन हिज एब्सेंस बाय द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये पहली बात तो ये आर्टिकल तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने आर्टिकल तुमको लिखवाया शुरुआत में। इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 टॉक्स अबाउट ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, अथवा अगर CJI नहीं अवेलेबल है तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस टाइम CJI कौन है? जस्टिस बोबडे, है ना। किस नंबर के CJI हैं? 47वें नंबर के CJI हैं। CJI को शपथ कौन, ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट CJI को शपथ दिलाता है।
प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है? सीजेआई प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है। और अगर सीजेआई प्रेजेंट नहीं है तब तो ओथ कौन दिलाएगा? इलेक्टेड सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है। रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में, मुझे ऐसा याद नहीं है ये वो बिहार पीएससी था कि एमपी पीएससी था कि कौन सा पीएससी था, या फिर कोई ऐसा छोटा मोटा एग्ज़ाम था, क्योंकि मुझे कई सारे बच्चे क्वेश्चंस भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर, कहीं ना कहीं पिंग कर देते हैं, तो मैं क्वेश्चंस पढ़ता रहता हूँ। तो ये क्वेश्चन आया, पूछा गया कि बताइए इनमें से किसको राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का अधिकार होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू एडमिनिस्टर द ओथ टू प्रेसिडेंट? लिखा हुआ था ए ऑप्शन सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, बी ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सी ऑप्शन गवर्नर, डी ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट। बच्चे मार के चले आए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कि राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन हमने आगे नहीं पढ़ा, आगे लिखा हुआ है अथवा सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, हम एकदम बेसिक, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, ये समझ के कि हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल एकदम खाली है, दिमाग हमारा बिल्कुल खाली है। ठीक, चलें आगे। अगला प्रोसेस है, अगला जो हेडिंग है वो है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को पद से हटाना। और ये इम्पीचमेंट शब्द किसी ना किसी देश से बोरो किया गया है। इसके बारे में जब बेसिक पढ़ रहे होंगे तो हम तुमको बताएंगे कहाँ से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की प्रक्रिया आई है, किस देश से हमने बोरो की है इस प्रक्रिया को, ये भी पढ़ेंगे। लेकिन भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 टॉक्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल बोला मैंने? 61। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, कई एग्जाम में टकरा जाता है आके। आर्टिकल 61 किसकी बात करता है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तुम बोलोगे कि सर कि राष्ट्रपति को अगर आप महाभियोग इम्पीचमेंट कर रहे हो तो कोई ना कोई तो कारण होगा पद से हटाने का। तो संविधान के आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव, कैन बी इम्पीच्ड। तो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अपने पद से हटना होगा। अब तुम बोलोगे सर व्हाट इज़ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं कहूँगा हमको नहीं आता। तो तुम कहोगे क्यों नहीं आता? तो मैं कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन ही नहीं किया गया। तो तुम कहोगे सर अभी तक तो कोई ना कोई राष्ट्रपति तो ऐसा हुआ होगा जिसको इम्पीच किया गया होगा, तब तो आपको पता लग गया होगा। तो मैं तुमसे कहूँगा कि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। टिल नाउ नो प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच्ड टिल नाउ। अब तक ऐसा किसी भी राष्ट्रपति के साथ नहीं हुआ कि उसे महाभियोग के एक प्रस्ताव के द्वारा उसको हटा दिया गया हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। और मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि वायलेशन ऑफ VOC, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखा हुआ है VOC, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट के लिए प्रक्रिया क्या है? तो देखते हैं हम लोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया क्या है। तो इम्पीचमेंट की पहली शर्त ये है कि इम्पीचमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस। जो महाभियोग का प्रस्ताव है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस। ये किसी भी हाउस, सदन में आ सकता है, चाहे तो लोकसभा में और चाहे तो राज्यसभा में। ये कोई मतलब कंस्ट्रेंट नहीं लगा कि लोकसभा ही सिर्फ लेकर आए, ये किसी भी हाउस में आ सकता है, चाहे तो लोकसभा और चाहे तो राज्यसभा। अगली स्लाइड में चलें, प्रोसेस देखते हैं क्या क्या है। दिख रहा है ना? देखिए प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। मैंने बोला पहला प्रोसेस है इंट्रोडक्शन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के प्रस्ताव को इंट्रोड्यूस करना, कहाँ पर? चाहे तो लोकसभा और चाहे तो राज्यसभा। ये देखो लिखा हुआ है, चाहे तो लोकसभा, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और / राज्यसभा, कहीं पर भी कर दो। तुमने कहीं पर भी अगर इसको इंट्रोड्यूस किया, चाहे लोकसभा और चाहे, मैं मान के चल रहा हूँ मैंने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, मान के चलते हैं कि राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव है, जो रेजोल्यूशन है, वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, मान के चल रहे हैं। तो वहाँ पर एक शर्त और लगा दी गई कि कम से कम 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पर साइन करेंगे और यह नोटिस 14 डेज पहले राष्ट्रपति के हाथों में थमा दिया जाएगा कि भैया हम तुम्हारा इम्पीचमेंट करने जा रहे हैं, प्रक्रिया शुरू होगी तुम्हारे इम्पीचमेंट की। तो दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस, जिस हाउस में ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, और दूसरा पॉइंट है 14 डेज प्रायर नोटिस टू द प्रेसिडेंट। इन दो पॉइंट को तुम्हें एकदम रट्टा लगा के रखना कायदे से,
धुआंधार तरीके से। यही ऑप्शन में दिख जाएगा तुमको कि बताओ राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के प्रस्ताव को लोकसभा में कितने लोग सर्वप्रथम कितने लोगों का साइन हस्ताक्षर चाहिए होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए 1/4 सबसे पहले, शुरुआत ही यहीं से होगी। ठीक है, उसके बाद 14 डेज़ का प्रायर नोटिस तुम राष्ट्रपति को दोगे, तब उसके इम्पीचमेंट की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। ठीक, इसके बाद हमने बोला कि लोकसभा से इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इसके बाद ये कहाँ पर, ये लोकसभा में ये पूरी प्रक्रिया, ये नंबर 1 वाली प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो गई है। इस प्रक्रिया के कंप्लीट होने के बाद ये 2/3 लोग जिस हाउस में प्रेजेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है, उस हाउस में इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 2/3 मेजोरिटी क्या होती है, जब हम लोग मेजोरिटी के टाइप्स पढ़ रहे होंगे, मेजोरिटी के टाइप्स का मतलब जब हम लोग पढ़ रहे होंगे व्हाट इज़ सिंपल मेजोरिटी, व्हाट इज़ स्पेशल मेजोरिटी, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट मेजोरिटी, व्हाट इज़ इफेक्टिव मेजोरिटी, जब हम लोग पढ़ेंगे ना विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, जब ये सब लोग हम लोग पढ़ेंगे तब हम तुमको बताएंगे कि ये स्पेशल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अभी तुम्हें पास सिंपल सा एक बात याद रखनी है, 2/3 मेजोरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी तक बस सिंपल सा याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना अभी। ठीक है, इसके बाद ये प्रस्ताव अदर हाउस के पास जाएगा, क्योंकि मैंने लोकसभा से स्टार्ट की, तो अदर हाउस क्या हुआ, राज्यसभा के पास पहुंचेगा ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस। और इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस के अदर हाउस में पहुंचने पर राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और अदर हाउस में प्रेसिडेंट को बैठने की आज़ादी है, वो इस आरोप को सुन सकता है, अपने बारे में कुछ कह सकता है कि नहीं भैया ये आरोप जो लगे हैं उनके बारे में सफाई दे सकते, उसे अधिकार है कहने के लिए। ठीक है, राज्यसभा से निकलने के बाद ये अगर राज्यसभा के पास भी ये जब प्रस्ताव पहुंचेगा तो ये भी 2/3 मेजोरिटी से इस प्रस्ताव को पारित करेगा। अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा या अदर हाउस में भी 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो गया तो राष्ट्रपति को इम्पीच कर दिया जाएगा। ठीक है, ये है पूरे इम्पीचमेंट का प्रोसेस। हमें कुल मिला के बस 3, 4, 5 पॉइंट याद रखने हैं। कौन से 3, 4, 5 पॉइंट हैं? पहला, इम्पीचमेंट का आर्टिकल है आर्टिकल 61। दूसरा, राष्ट्रपति को इम्पीच करने का प्रस्ताव किसी भी हाउस में आ सकता है, चाहे तो राज्यसभा और चाहे तो लोकसभा। तीसरा, देयर इज ओनली वन ग्राउंड गिवन इन आर्टिकल 61 फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक ही आधार दिया है संविधान में, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। चौथा, कि इस प्रस्ताव को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले उस हाउस के 1/4 मेंबर उस प्रस्ताव पर साइन करेंगे और 14 डेज पहले राष्ट्रपति को वह नोटिस दिया जाएगा। ठीक। पांचवा, 2/3 मेजोरिटी से इस प्रस्ताव को दोनों हाउसेस में सेपरेटली पास करना पड़ेगा। ठीक। और एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट जनरली पूछ लिया जाता है कि भाई जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ तो हमने क्या बोला, राष्ट्रपति के इलेक्शन के दौरान मैंने बोला ऑल दी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट विल पार्टिसिपेट। इलेक्टेड बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं इम्पीचमेंट की बात करूँगा तो मैं तुम्हें बोलूँगा, जैसे ही इम्पीचमेंट की बात आएगी तो क्या बोला जाएगा ऑल दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के ऑल दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल दी मेंबर्स, सभी लोग, ऑल दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान देना, मैंने ऑल दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोला है, मैंने कहीं पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम नहीं लिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम इस इम्पीचमेंट प्रोसेस के दौरान मैंने नहीं लिया। इसका मतलब राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के प्रोसेस में सभी संसद के सभी लोग भाग लेते हैं, पार्लियामेंट के सभी लोग भाग लेते हैं, सभी लोग। लेकिन विधानसभा, विधान परिषद, दिल्ली, पौंडीचेरी इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, चलें आगे। वैकेंसी इन दी प्रेसिडेंट ऑफिस। वैकेंसी इन दी प्रेसिडेंट ऑफिस, इसमें क्या है, देखो राष्ट्रपति के पद अगर खाली हो जाता है उस कंडीशन में क्या होगा ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तो किन कंडीशंस में राष्ट्रपति का पद खाली होगा, या तो उसने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट कर लिया हो, है ना, या फिर वो निपट गए हों, अल्लाह को प्यारे हो गए हों उस दशा में, या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन लिखकर दे दिया हो वाइस प्रेसिडेंट का। तो एक क्वेश्चन तुमको और मिल गया कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है।
हैं, या फिर लोकसभा राज्यसभा ने उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया हो, उनका इम्पीचमेंट हो गया हो, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके मतलब इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दे दिया हो, इन दशाओं में राष्ट्रपति के पद को खाली माना जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, मान लेते हैं खाली हो गया, राष्ट्रपति निपट गए, या इन दशाओं में कुछ भी एक हो गया, राष्ट्रपति जी नहीं है, खत्म हो गए, राष्ट्रपति जी के खत्म होने पर उनके पद पर उस टाइम कौन बैठेगा? वाइस प्रेसिडेंट। ये भी खत्म हो गया, पता लगा उसी टाइम पे, तो कौन बैठेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी खत्म हो गए, तो कौन बैठेगा? सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। अब कोई बोलेगा सर ये भी खत्म हो गए, तो मेरे भाई 34 सुप्रीम कोर्ट जज हैं, इंक्लूडिंग दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने को मारोगे, है ना? सीनियर मोस्ट, कोई ना कोई तो सीनियर मोस्ट होता ही चला जाएगा, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक शर्त दी हुई है कि राष्ट्रपति का पद 6 महीने से अधिक खाली नहीं रह सकता। ठीक है, या मैं ये इसको उल्टी भाषा में बोलूँ तो मैं कहूँगा कि 6 महीने के अंदर एक राष्ट्रपति को तो चूज़ करना ही पड़ेगा अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है। कैसे? या तो वो मर चुके हैं, या उनका इम्पीचमेंट हो चुका है, या फिर उनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, या फिर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इन कंडीशंस में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो विद इन 6 मंथ इलेक्शन, चुनाव कराने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये तो मैं प्रेसिडेंट की बात बोल रहा हूँ। अभी देखो उपराष्ट्रपति जी आएंगे, उनके में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो ध्यान रखना, अगर प्रेसिडेंट की डेथ होती है या प्रेसिडेंट का पद अगर खाली होता है, इन दशाओं में 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। ये सिर्फ, इसका मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में सिर्फ 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये था आज का एकदम बेसिक लेक्चर। बहुत कुछ है प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, वो भी बहुत सारे डायग्राम हैं, लेकिन क्योंकि आज पहली क्लास थी, बहुत लंबी चल गई क्लास, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे ज़्यादा आगे हम लोग मतलब झेल भी नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस विश्वास के साथ ख़त्म करते हैं कि जितना मैंने आज पढ़ाया उतना तुम्हारे दिमाग में एकदम बिल्कुल कार्बन कॉपी की तरह चिपक गया है। इवन तुम में भी ये पावर आ चुकी है, अब तुम किसी को भी पढ़ा दोगे बैठे बैठे। तो मौका मिले तो अपने घर पे फ़ोन करो, गर्लफ्रेंड को फ़ोन करो, पूरा प्रेसिडेंट पढ़ा मारो, लाइन से शुरू करो, ख़त्म करो। कहाँ तक पढ़ा मारो? वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला जो आपकी स्लाइड आएगी वो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करेगी, या फिर हम लोग बेसिक पॉलिटी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ एक ऐसे ही लेक्चर था मज़े के लिए, तुम मज़े करो, आराम से सुनो इसको। कल सुबह एक इन्वायरमेंट का भी लेक्चर इसी प्रकार आएगा, कोई भी टॉपिक उठाया जाएगा और तुमको बिल्कुल एकदम उसके बारे में कथा सुनाई जाएगी बहुत प्यार से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।